हरदेव का सवाल सुनकर अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या कहना चाहिए। तभी शर्मिला बीच में आई और बोली, इस फटीचर के बारे में कौन बात कर रहा है? वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ अभिनव जैसे फटीचर की बीवी बनकर कैसे रह सकती है? ये सुनते ही अभिनव ने तो एक राहत की सांस ली, लेकिन हरदेव ये बात सुनकर नाराज हो गए और उन्होंने ताना मारते हुए कहा, तो तुम क्या कहना चाहती हो? जब अनन्या इसे होटल में अपने कमरे तक लेकर आई थी, तब इसे अभिनव की इस हाल के बारे में कुछ पता नहीं था। जब अनन्या होटल में उसके साथ थी, तब उसे पता नहीं था कि यह लड़का एक फटीचर है। ये सुनते ही अनन्या बुरी तरह से घबरा गई। हरदेव का हर एक शब्द अनन्या के दिल को भेदता जा रहा था। शर्मिला ने अनन्या के बचाव में कहा, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अनन्या के पास अपनी आजादी नहीं है। वो जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती है। देखो, तुम जो भी सोच रही हो या कह रही हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा डिसीजन फाइनल डिसीजन है। अभिनव अभी भी अनन्या का पति है और इसीलिए वो अनन्या के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। इतना कहते ही हरदेव ने फिल्म के टिकट्स अनन्या की तरफ बढ़ाए और बोले, ये रहे तुम्हारे टिकट्स और तुम फिल्म देखने के लिए अपने पति के साथ ही जाओगी, सिर्फ अपने पति के साथ। और जब तक इस घड़ी में रात के 8 नहीं 11 नहीं बज जाते, तब तक तुम दोनों इस घर में पैर नहीं रखोगे। हरदेव की बात के जवाब में कोई कुछ नहीं कह सकता था। अभिनव खुद ये सुनकर हैरान हो गया था। हरदेव ने आज तक कभी उसका पक्ष नहीं लिया था और फिर आज ये अचानक क्या हो गया। उधर अनन्या चुपके चुपके सुबके जा रही थी। वो बस टिकट्स को देख रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे कुछ कह सके। वो अपने दादा से डरती थी। उसे डर लगता था कि उसके दादा फिर से उसे कंपनी से निकाल ना दे। गुस्सा तो शर्मिला को भी आ रहा था, लेकिन हरदेव की बात ना मानने का क्या खामियाजा हो सकता था, वो अच्छी तरह से जानती थी। इधर अभिनव को ये तो नहीं पसंद था कि अनन्या चिराग के साथ बाहर जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि वो अनन्या को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाए। फिर हरदेव उससे ये सब क्यों करवाना चाहते थे? अभिनव, मेरी बात समझ में आई? हरदेव ने अपनी भारी सी आवाज में पूछा तो अभिनव ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और बोला, जी। अनन्या इसके आगे कुछ नहीं खा पाई और उसने बचा खाना ऐसे ही छोड़ दिया। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया था। इस तरफ जब सिंह परिवार में ये सब ड्रामा चल रहा था, तब इधर बेचैनी से घिरे देवेन ने भी चिराग को फोन मिलाने की ठान ली थी। डीके कॉर्पोरेशन में चिराग के 20% शेयर थे और देवेन को लग रहा था कि टाइगर के बिछाए जाल से अगर देवेन को कोई निकाल सकता है तो वो चिराग ही था। हेलो चिराग जी, आपने मेरा मैसेज देखा क्या? देवेन ने तेजी से धड़कते दिल के साथ पूछा। चिराग उसके लिए उसके बॉस जैसा था। जब देवेन 5 साल पहले अपनी कंपनी बचाना चाहता था तो उसने चिराग की कही हर बात मानी थी। हाँ देवेन, मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया था, पर क्या हम बाद में बात करें? कल चलेगा? एक्चुअली आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। यह सुनते ही देवेन ने खुशी से हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ चलेगा चिराग जी, कोई दिक्कत नहीं है। उधर जब देवेन ने चिराग से बात की, तब इधर अभिनव और अनन्या भी खाना खाकर बाहर आ चुके थे। अभिनव ने टिकट पर फिल्म का नाम देखा और बोला, आप मेरे दिल से मिल। वाह, फिल्म का नाम तो अच्छा लग रहा है। दादाजी ने छांटकर हमारे लिए लव स्टोरी निकाली है, ताकि इससे पहले कि अभिनव अपनी बात आगे कह पाता, अनन्या ने कहा, अभिनव, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं चल पाऊंगी। आई एम सॉरी। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया और बोला, पर क्यों? क्योंकि मैं यह फिल्म चिराग के साथ देखना चाहती हूँ। यह सुनते ही अभिनव जल भून उठा। वो अनन्या के पास आया और बोला, अभी अंदर तुम्हारे दादा ने जो कहा उसे तुम भूल गई क्या? मुझे सब कुछ याद है, फिर भी मैं फिल्म चिराग के साथ ही देखना पसंद करूंगी, अनन्या ने कहा और अभिनव से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अभिनव को लगा कि अनन्या उसकी बेइज्जती कर रही है। अभिनव ने गुस्से में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इतने गिरे हुए आदमी के साथ रहने में क्या मजा आता है। चलो माना कि मेरे पास पैसा नहीं है, पर कम से कम मैं इतना नीच तो नहीं हूं कि इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता,
अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा, बस अब अगर तुमने चिराग के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनते ही अभिनव और हैरान हो गया। उसकी नजर में अनन्या एक समझदार लड़की थी, इसलिए उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो चिराग जैसे लड़के की सच्चाई क्यों नहीं देख पा रही थी। अभिनव ने भी गुस्से में कहा, ठीक है, नहीं कहूंगा, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम अपने दादा की बात काट रही हो। अगर उन्हें कहीं से भी पता चला कि हम दोनों साथ नहीं हैं, तो तुम क्या करोगी? उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही हमें ये टिकट्स दिए होंगे ना? उन्होंने हमें ये टिकट्स इसलिए दिए हैं क्योंकि उनकी नजर में हम पति पत्नी हैं। लेकिन सच तुम भी जानते हो, ना मुझे तुम्हारी कोई परवाह है और ना तुम्हें मेरी। और इससे पहले कि अनन्या आगे कुछ कहती, उसने देखा कि सामने से कुछ मेड्स चली आ रही थी। जब तक वो निकली नहीं तब तक अनन्या चुप रही। जैसे ही वो निकली तो अनन्या ने अभिनव से कहा, तुम दादाजी को कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने उनके सामने मुंह भी खोला ना तो मैं... अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? जब अनन्या ने देखा कि अभिनव इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था, तब उसने कहा, देखो, तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? और ना ही तुम 11 बजे से पहले घर आओगे। तुम्हें जहां जाना है जा सकते हो, जो खाना है खा सकते हो, मैं पैक कर दूंगी। तुम्हें लगता है कि ये तरीका काम करेगा? अभिनव ने फिर से सवाल किया और उस सवाल को सुनकर अनन्या फिर से चिढ़ गई। उसने झल्लाते हुए कहा, ओह, बिल्कुल करेगा अभिनव, बिल्कुल करेगा। बस भगवान के लिए तुम वही करना जो मैं कह रही हूं। तुम जहां भी जाओ मुझे बता देना, मैं आकर तुम्हें पिक कर लूंगी और उसके बाद हम दोनों साथ में घर आ जाएंगे, ओके? अभिनव का दिल तो नहीं मान रहा था, फिर भी थक हार कर उसने हाँ में सिर हिला दिया था। अचानक से उसे कुछ सूझा और उसने अनन्या से कहा, पर तुम कहा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस अभिनव। मुझे कहाँ जाना है मैं जानती हूँ। अब गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ दूंगी। अनन्या ने कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। पीछे से अभिनव ने कहा, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं अपनी कार से जाना प्रेफर करूंगा। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? दादाजी को यह लग रहा है कि हम दोनों साथ में घर आने वाले हैं, एक ही गाड़ी में। फिर हम अलग अलग गाड़ी से कैसे जा सकते हैं? अभिनव ने सोचा कि उसने ये तो सोचा ही नहीं था, इसीलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और सीधा अनन्या की गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। फिल्म का एक टिकट अभी भी अभिनव के हाथ में था। उसने सोचा कि उसे इस टिकट को फेंक देना चाहिए, पर फिर उसने सोचा कि जब वो ऑफिस जा ही रहा है तो वो इसे मायरा को दे देगा। इस बीच में अनन्या ने गाड़ी चालू करते हुए कहा, इस प्लान के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, याद है ना? हाँ जी, बिल्कुल। मैं किसी को जाकर ये नहीं बताऊंगा कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। जो आदमी जबरदस्ती एक लड़की के कमरे में घुस आए और बेशर्मों की तरह उसके बिस्तर पर सो जाए, उससे प्यार कैसे किया जा सकता है? जबरदस्ती? मैं जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में घुसा? और क्या? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें इनवाइट किया था? तुम्हें ही अकेली लड़की, खुला कमरा दिखा होगा, इसलिए तुम... अनन्या ने इससे आगे भले ही कुछ ना कहा, लेकिन अभिनव के दिल में उसकी बात से जैसे छुरा सा घुस गया था। वो सुबह से अपने आप को चुप रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अनन्या ने हद पार कर दी थी। उसने कहा, अनन्या, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम्हें भी याद है ना, उस दिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। हाँ, तो फिर क्यों अभी तक मुझसे चिपके हुए हो? ये शादी का ढोंग खत्म करो और मुझे आजाद कर दो ना। अभिनव से अब और सुना नहीं जा रहा था। वो इससे आगे एक और लफ्ज नहीं झेल सकता था। उसने बीच रास्ते में कहा, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। थैंक यू वेरी मच, अनन्या ने भी कहा और झटके से गाड़ी रोक दी। वो अभिनव को देखकर एक कड़वी सी हंसी हंस रही थी। अभिनव ने उसे देखा और बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में बने रहने का। अपनी जुबान प्लीज संभाल कर इस्तेमाल किया करो। इतना कहते ही अभिनव गाड़ी से नीचे उतर गया। अनन्या पीछे से बोली, जेब में कुछ पैसे वैसे है या मैं दूं? अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे चलने लगा। अनन्या ने भी तेजी से गाड़ी दौड़ाई और देखते ही देखते अभिनव की नजरों से दूर चली गई। असल में अभिनव की जेब में पैसे नहीं थे, पैसा उसके बैग में था और उसका बैग उसकी गाड़ी में रह गया था।
इस वक्त अभिनव की जेब में सिर्फ उसका मेंबरशिप कार्ड था। अभिनव को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। अनन्या शायद सच ही कह रही थी। शायद वही उस दिन होटल में खुला कमरा देखकर अंदर घुस गया होगा। शायद वही शराब के नशे में अनन्या के बगल में जाकर लेट गया होगा। अगर उसने उस दिन इतनी शराब नहीं पी होती तो शायद आज उसका ये हाल नहीं होता। अभिनव ये सब सोचते हुए सड़क पर आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में गाड़ी जो तेजी से चल रही थी वो अचानक से उसके बगल में रुकी और अंदर से एक लड़की की आवाज आई। अभिनव तुम? ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि चाहत की थी। अभिनव को देखते ही वो काफी खुश हो गई थी। अभिनव भी चाहत को देखते ही अपने ख्यालों से बाहर आ गया था। उसने चाहत से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? मेरी कंपनी का रास्ता यही है। तुम्हारे पास कंपनी है? अभिनव ने तनी भौ के साथ पूछा। यह सुनते ही चाहत जोर से हंसने लगी और बोली, आ जाओ। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगा। उसे पता था कि ऑफिस जाने के लिए उसे इससे तेज और कोई साधन नहीं मिल सकता था। भले ही उसकी अनन्या से लड़ाई हुई थी, लेकिन उसकी दोस्त चाहत से तो अभिनव की दोस्ती थी ही। ऐसे में वो चाहत की गाड़ी में बैठ गया। चाहत ने उससे पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरी कोई कंपनी नहीं होगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ये तो पता था कि तुम कुछ काम करती हो, लेकिन तुम्हारी अपनी कंपनी है ये मुझे पता नहीं था। यह सुनकर चाहत जोर से हंसी और बोली, तुम बड़े फनी हो यार। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अपने ऑफिस जा रहे थे? हाँ, मेरी कंपनी मेरा ऑफिस भी पास ही में है। कौन सा? इमेजिंग सिक्योरिटीज। मैं वहां पर मैनेजर हूं। अभिनव ने कहा। जवाब में चाहत बोली, वाओ एक्सीलेंट। वैसे अगर तुम ऑफिस जा रहे थे तो फिर ये टिकट्स? हाँ, वो मैंने सोचा फिल्म देख लूं, पर फिर लगा कि तुम्हारे साथ वाले ने जाने से मना कर दिया। चाहत ने पूछा। अभिनव के हाथ में 2 टिकट्स थे। अभिनव समझ गया था कि चाहत ने दोनों टिकट्स देख लिए थे। चाहत जैसी चालाक लड़की को सफाई देने का कोई फायदा नहीं था। ऐसे में अभिनव ने कहा, एक काम करो ना, ये दोनों तुम रख लो और जिसके साथ चाहो फिल्म देखने जाओ। तुम्हारे साथ क्यों नहीं? क्या? मैंने कहा तुम्हारे साथ क्यों नहीं? मौका भी है, कार भी है और टिकट्स भी। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आई लव रोमांटिक फिल्म्स। क्या कहते हो, चले? चाहत ने अभिनव से पूछा। अभिनव एक अजीब सी कश्मकश में फंस गया। वो फिल्म अपनी पत्नी के साथ देखने वाला था, उसकी दोस्त के साथ नहीं। लेकिन जिस तरह से चाहत उसे देख रही थी, अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव चाहत के साथ फिल्म देखने जाएगा? क्या अनन्या को यह पता चलेगा कि अभिनव और चाहत साथ में रोमांटिक फिल्म देख रहे हैं? कहीं इनके रिश्ते में कोई दरार तो नहीं आ जाएगी? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।